आज के वीडियो में हम साझेदारी प्रवेश के प्रश्नों में पुनर्मूल्यांकन खाता एवं साझेदारी लेखे समझेंगे। प्रश्न इस तरह से है, बसंत और विष्णु का निम्नलिखित चिट्ठा है। सबसे पहले हम दायित्व पक्ष को पढ़ते हैं। दायित्व पक्ष में पूंजी बसंत की है 12,000 और विष्णु की है 13,000 रुपया। लेनदार है 21,000 रुपया। देय विपत्र है 15,000 रुपया। चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में भवन है 25,000 रुपये की, उपस्कर मानी फर्नीचर 4,000 रुपये का, देनदार 12,000 रुपये के, बैंक शेष 15,000 रुपये का और रोकड़ शेष है 5,000 रुपये का। इस तरह से चिट्ठे का जो योग है वह है 61,000 रुपया। आइए अब हम इसमें निम्न जानकारियां पढ़ते हैं जो चिट्ठे के नीचे दी गई हैं। निम्न शर्तों पर उन्होंने चेतन को साझेदारी में प्रवेश दिया। नंबर 1, चेतन 1/4 भाग के लिए 15,000 रुपया पूंजी के लाएगा। नंबर 2, ख्याति का मूल्यांकन 14,000 रुपया किया गया। नंबर 3, देनदार पर 5% संचिति का निर्माण किया जाएगा। नंबर 4, भवन एवं उपस्कर पर 5% ह्रास काटा जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता एवं साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। प्रश्न के अनुसार हम सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाते के अंतर्गत उनका जो चिट्ठा होता है साझेदारों का, उसमें संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्यों में जो अंतर आता है, अर्थात उनमें कमी या जो वृद्धि होती है, इसका लेखा हम पुनर्मूल्यांकन खाते में करते हैं। यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो यह फर्म के लिए हानि होती है और इसे हम डेबिट साइड लिखते हैं पुनर्मूल्यांकन खाते में, और यदि संपत्तियों में वृद्धि होती है तो इसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि यह फर्म के लिए लाभ होता है। इसके विपरीत यदि दायित्व में वृद्धि होती है तो यह फर्म के लिए हानि हो पक्ष में लिखेंगे, और यदि दायित्व में कमी होती है तो यह फर्म के लिए लाभ होता है, जिसे हम पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। क्योंकि पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाममात्र खाते की तरह होता है जिसमें लाभ, हानि या आय और व्ययों का ही लेखा इसमें किया जाता है। तो आइए हम बनाते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। इसमें देनदारों पर 5% संचिति का निर्माण किया गया है जो देनदारों पर हानि है, इसे हम डेबिट साइड लिखेंगे। भवन एवं उपस्कर पर जो ह्रास है वह 5% है। इन दोनों पर हम ह्रास निकालकर इसे भी पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे क्योंकि भवन और उपस्कर से संपत्तियों के मूल्य में कमी आती है। तो आइए हम समझते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाया जाएगा। तो जैसा कि आपने प्रश्न में देखा कि देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण संचिति का निर्माण करना है, तो यहाँ पर देनदार 12,000 के हैं जिसका 5% होता है 600 रुपया। इसे हम पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे क्योंकि यह फर्म के लिए हानि है। अब हम भवन पर 25,000 रुपये पर 5% की दर से ह्रास लिखेंगे जो होता है 1,250 रुपया। यह भी फर्म के लिए हानि है, इसे भी हम पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। और उपस्कर आप देखिए यहाँ 4,000 रुपया लिखा है जिसका 5% होता है 200 रुपया। इसे भी हम पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे क्योंकि यह भी फर्म के लिए हानि है। अब यहाँ पर क्रेडिट पक्ष में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ना तो किसी दायित्वों में कमी हुई है और ना ही संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि की कोई सूचना है। अतः अब हमें डेबिट पक्ष की इन राशियों का योग कर लेना है। तो डेबिट पक्ष की राशियों का योग होता है 2,050 रुपया और क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है। इस 2,050 रुपया की इस हानि को हम क्रेडिट साइड दर्शाएंगे, ये 2,050 रुपया। चूँकि बसंत और विष्णु ये पुराने साझेदार हैं और ध्यान रखिए पुनर्मूल्यांकन खाते का जो लाभ या हानि है यह केवल पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में ही डिवाइड किया जाता है। चूँकि इस प्रश्न में इनका कोई अनुपात नहीं दिया है तो यह माना जाएगा कि ये समान साझेदार हैं, इनको लाभ और हानि बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो यहाँ हानि 2,050 रुपये की हुई है जिसको हम बसंत और विष्णु में समान अनुपात में बांट देंगे तो ये हो जाता है 1,025 रुपया प्रत्येक को। चलिए अब हम बनाते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों की पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में हम उनकी पुरानी पूंजी लिखेंगे जो कि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दी गई है। ये है बसंत की 12,000 और विष्णु की 13,000 रुपया। अब चूंकि प्रश्न में हमने देखा है चेतन 15,000 रुपये की पूंजी लेकर आता है, हमने ये प्रविष्टि यहाँ पर
की है, इसमें साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में लिखा है रोकड़ खाते को, और ये हमने बस चेतन के खाते में 15,000 रुपया ये डाल दिए हैं। अब हम देखते हैं कि चेतन चूंकि नया साझेदार है, नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का मूल्यांकन 14,000 रुपये से किया गया है, ऐसी हमें सूचना प्राप्त है। तो सबसे पहले हम 14,000 में चेतन का भाग निकालेंगे। चेतन फर्म में 1/4 के लिए प्रवेश करता है, तो जो ख्याति का मूल्यांकन 14,000 किया गया है, इसका हम 1/4 निकालेंगे, जो होता है 3,500 रुपया। अब इस 3,500 रुपया में अर्थात चेतन की ख्याति में हम बसंत और विष्णु का हिस्सा निकालेंगे। चूंकि बसंत और विष्णु समान अनुपात के साझेदार हैं, तो हम इन्हें त्याग अनुपात मानते हुए इसे हम बराबर बराबर अनुपात में बांट देंगे, जो कि बसंत और विष्णु के लिए क्रमशः 1750 और 1750 रुपया हो जाएगा। तो जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाने में असमर्थ होता है, तो उस प्रविष्टि के अनुसार लेखांकन मानक 26 के अनुसार नए साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। इस दृष्टि से बसंत और विष्णु के पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में हमने 1750 रुपये की राशि डाली। अब इस ख्याति का लेखा हम डेबिट साइड भी करेंगे। तो डेबिट साइड में ये बसंत के पूंजी खाते से यहाँ लिखेंगे विवरण वाले कॉलम में, और चेतन के कॉलम में हम बसंत की राशि 1,750 रुपया और विष्णु की राशि भी 1,750 रुपया लिख देंगे। इस तरह से ये ख्याति के मूल्यांकन की प्रविष्टियाँ हो जाती हैं। और पुनर्मूल्यांकन खाते में जो हानि है 1,025 रुपया दोनों की, इसे भी हमने साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित किया है। यहाँ ये पुनर्मूल्यांकन खाते से 1,025 रुपया। अब हम क्रेडिट पक्ष का योग लगा लेंगे, जिसमें बसंत का योग होता है 13,750 रुपया, विष्णु का होता है 14,750 रुपया और चेतन का है 15,000 रुपया। यहाँ पर हम डेबिट पक्ष की राशियों को घटा देते हैं। तो बसंत की जो राशि 13,750 रुपया है, इसमें से पुनर्मूल्यांकन की हानि 1,025 घटाने पर बसंत की पूंजी का शेष बचता है 14,725 रुपया। इसी तरह विष्णु की जो पूंजी है 14,750, इसमें से उसकी हानि 1,025 रुपया घटाने पर ये आ जाता है 13,725 रुपया शेष। और 15,000 में से हम ये 1,750 और पुनः 1,750 रुपये की राशि घटाने पर ये शेष बचता है 11,500 रुपया। इस प्रकार से हमने पूंजी खाते को भी तैयार कर लिया है।